हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को एक प्लान्ड वे में यूज़ किया जाए तो वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यही सेम केस रिसोर्सेज के साथ भी लागू होती है। अगर रिसोर्सेज को एक प्लान्ड वे में यूज़ किया जाए तो वो फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, एक जुडिशियस वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और ख़ासकर हमारे कंट्री इंडिया में, जहाँ की रिसोर्सेज बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, वहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारे कंट्री में कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के रिसोर्सेज में तो रिच हैं, बट वहीं किसी एक तरह के रिसोर्स में डेफिशिएंट हैं। कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जो कि रिसोर्स एबिलिटी के टर्म्स में सेल्फ सफिशिएंट कहे जा सकते हैं, बट वहीं और भी ऐसे रीजन्स हैं जहाँ की रिसोर्सेज की एक्यूट शॉर्टेज है। फॉर एग्जांपल झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स में काफ़ी रिच है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, बट वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जो कि उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। वहीं राजस्थान में विंड और सोलर एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बट वहाँ वाटर की डिफिशियंसी है। लद्दाख बहुत ही ज़्यादा कल्चरली रिच है, बट वहाँ पर भी वाटर की डेफिशिएंसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जो रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर सकती। साथ ही साथ कुछ वाइटल मिनरल्स भी वहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से निपटने के लिए एक बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल पर, ताकि रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स शामिल होते हैं। तो उनमें से पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उन्हें पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें नोट डाउन किया जाता है, जिसमें कि शामिल होते हैं सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले रिसोर्सेज का सर्वे किया जाता है, फिर मैपिंग की जाती है, फिर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी एस्टिमेट की जाती है कि कितनी ज़्यादा और किस क्वालिटी और क्वांटिटी में रिसोर्सेज मौजूद है, फिर उसे मेजर किया जाता है। हमारा सेकंड स्टेप है एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को बनाना, जिसमें कि आज की पावरफुल टेक्नोलॉजी मौजूद हो, इंस्टीट्यूशनल सेटअप अच्छा हो और हाई क्वालिटी स्किल शामिल हो जो कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने में मदद कर सकती है। हमारा तीसरा स्टेप है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, मतलब कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान और नेशनल डेवलपमेंट प्लान को मैच करना कि उन दोनों का इंटरेस्ट कितना मैच करता है और वो दोनों एक साथ कितने हद तक डेवलप किए जा सकते हैं। इंडिया ने रिसोर्स प्लानिंग के गोल को अचीव करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च किया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही इस तरफ काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना शुरू कर दिया है। एक बात तो बहुत ही कॉमन है कि किसी भी रीजन के डेवलपमेंट में रिसोर्सेज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बट मियर रिसोर्सेज ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके स्टेट या रीजन के डेवलपमेंट में मदद किया जा सके। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो कि रिसोर्सेज के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, बट दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड बिकॉज दे डोंट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज। बट ऑन कॉन्ट्ररी अगर हम देखें तो ऐसे रीजन्स हैं जो कि रिसोर्सेज के अगर टर्म्स में देखें तो बहुत ही ज़्यादा कम हैं, बट वो इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हैं क्योंकि उनके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और डेवलपमेंट में मदद करने के लिए। For example, Jharkhand and Odisha, they are rich in natural resources. They have a huge amount of natural resources, but they are still economically backward because they lack the appropriate technology to extract and utilize the resources. But अगर हम contrary देखें तो पंजाब एंड हरियाणा में उतनी फॉसिल फ्यूल्स या उतनी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बट दे हैव अदर सोर्सेज या मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसीलिए केवल रिसोर्सेज का होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि उस हिसाब से टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए जो उसे एक्सट्रैक्ट करे, यूटिलाइज़ करे और स्टेट या रीजन के डेवलपमेंट में मदद करे।
अगर हम कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री को देखें तो हम ये पाएंगे कि जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे उनका जो मेन अट्रैक्शन था वो कॉलोनीज़ में पाया जाने वाला रिसोर्सेज था। और क्योंकि उनके पास उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी थी, इसीलिए उन्होंने उन कॉलोनीज़ में अपना कब्जा जमाया और वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और अपनी सुप्रीमेसी जाहिर की। इसीलिए रिसोर्सेज एक कंट्री या रीजन के डेवलपमेंट में तभी काम में लाई जा सकती है जबकि वहाँ के लोगों के पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो और इंस्टीट्यूशन हो उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का और डेवलपमेंट करने का। इंडिया में ने भी कॉलोनाइजेशन के डिफरेंट फेजेस को विटनेस किया है, इसीलिए यहाँ पर डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर केवल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल को भी ध्यान में रख के डेवलपमेंट किया जाता है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि रिसोर्स डेवलपमेंटल एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर रिसोर्सेज का इरेशनल कंजम्पशन हो या ओवर यूटिलाइजेशन हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिसोर्स का कंजर्वेशन हर एक लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और रिसोर्स कंजर्वेशन लीडर्स और थिंकर्स का मेन कंसर्न रहा है शुरुआत से ही। गांधी जी ने भी बहुत ही अच्छी बात कही है कि रिसोर्सेज हमारे पास इतनी है कि वो हर किसी के नीड को तो पूरा कर सकती है बट किसी के ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती है। उन्होंने ग्रीडी और सेल्फिश पीपल को और एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को रिसोर्स डिप्लीशन का रूट कॉज माना है। वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि प्रोडक्शन बाय मासेस हो ताकि हर कोई अपने लेवल पे प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन करे और कंट्री के डेवलपमेंट में मदद करे। इससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं होगा और हर किसी की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि आजकल सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। तो ऐसा इसीलिए कि अगर हर किसी को उनके ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडन हो जाएगा, और रिच और ज़्यादा रिच और ज़्यादा पुअर होता चला जाएगा। इसीलिए एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही ज़रूरी है आजकल के सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए और ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए। तो आज आपको ये बताना है कि रिसोर्स प्लानिंग किसे कहते हैं और रिसोर्स प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप तब तक कमेंट कीजिए और इसका आंसर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।